हम लोगों के बुजुर्गों ने ये जो रोड, जब जेसीबी 90 से पहले जेसीबी नहीं थी, हमारे दादाओं ने, हमारे नानाओं ने, हमारे पुरखों ने गैंतियां और झबड़े लगे लेकर ये सड़कें बनाई हैं। आज भी टिकी हुई हैं सड़कें। हमें किसी के मोहताज नहीं है हम लोग कि तुम्हारे हरियाणा और पंजाब के जो ठेकेदार आए हैं। मैं आग्रह करना चाहूँ, हम भारी गर्मी का प्रकोप झेल रहे, हम भारी बर्फबारी का प्रकोप झेल रहे, हम हिमाचल प्रदेश क्लाइमेट चेंज के दौर का सबसे बड़ा इस वक्त शिकार हो चुका है और ये सदन इसके ऊपर गंभीर विचार। आपदा मैं नहीं हूं। श्री चंद्रशेखर जी, माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, नियम 67 में वरिष्ठ प्रदेश के नेता तथा प्रतिपक्ष नेता आदरणीय जयराम जी ने आज की बहस शुरू की है। मैं भी अपने साथियों के साथ इन्हीं सब बातों पर नियम 130 में बात करने के लिए आज ही के दिन में हमने भी अपना पक्ष रखना था। बड़े लंबे विस्तार से आदरणीय ठाकुर साहब ने 1 घंटा 10 मिनट अपनी बात रखी है। विषय बड़ा गंभीर है अध्यक्ष जी, क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष जी, विषय बड़ा गंभीर है। बार बार धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का जिक्र भी इस प्रदेश की आपदा में आता है और ये छठा मौका है कि मैं अपने क्षेत्र में छठी बार इस आपदा को पिछले 1 दशक में देख रहा हूं। ये 2014 में, 2015 में, 2022 में, 23 में, 24 में और अब 25 में हमने अपने लगभग 8 से 10 बहुमूल्य जाने इस आपदा में खोई हैं। 1 घंटा 10 मिनट में नेता प्रतिपक्ष 80% जिला मंडी का सराज क्षेत्र, जिसमें इस बार आपदा का जो वॉल्यूम है अप्रत्याशित है, बहुत बड़ा है। मंडी जिला ज्यादा प्रभावित रहा। लगभग 250 घर, पक्के घर खत्म हुए, लगभग 225 कच्चे घर खत्म हुए। जो पार्शियल पक्के घर खत्म हुए, जो रहने लायक नहीं बचे, वो लगभग 450 हैं। गरीब आदमी कच्चे घरों में है और रहने लायक नहीं रहे, वो लगभग 400 हैं। गौशालाएं लगभग 1300 के आसपास हैं। जो माल मवेशी, जिसमें गाय और भैंस ज़्यादा है, लगभग 1300 के आसपास है। दुकानें लगभग 300 हैं। जो घराट हैं वो 56 हैं और फिशरी और मुर्गी पालन इत्यादि के जो लोगों के अपने धंधे थे वो भी चौपट इसमें हुए हैं। यह आपदा मंडी से जिस दिन प्रमुख तौर पर धर्मशाला में आदरणीय लोकसभा स्पीकर जी के मौजूदगी में जो सम्मेलन चल रहा था, मैं भी उसी में मौजूद था और धर्मशाला में भी इसका असर दिख रहा था। उस रात बहुत जोर की बारिश चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री भी वहीं थे और रात 1 बजे ये बादल फटने की घटना मेरे क्षेत्र में घटी और समूचे जिला मंडी के अंदर घटना शुरू हुई और सुबह होते होते लगभग हम अपने 30-40 आदमी गंवा चुके थे और ये प्रदेश एक नई आपदा की तरफ को बढ़ चुका था। मैं भी सुबह 5:30-6 बजे धर्मशाला से निकला और जैसे तैसे लगभग 14 किलोमीटर पैदल चलता हुआ 1 बजे उस घटना स्थल पे पहुंचा जिसमें सेठी नाम का गांव पूरी तरह से खत्म हो चुका था। दुर्भाग्य से उस दिन वहां एक बच्चा, उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी लाश को पैरने के लिए सारा गांव इकट्ठा हुआ था। इस वजह से पूरे गांव को पहरा देना था उस बॉडी के पास। इस वजह से सब जागे हुए थे
एक बड़ी घटना वहां होने से बच गई। अगले दिन हमने सुबह वहीं पर रिलीफ कैंप स्टार्ट किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि धर्मशाला से निकलते ही रात को नदौन पहुंचे और अर्ली मॉर्निंग ये सीधे धर्मपुर क्षेत्र के इस आपदा क्षेत्र प्रभावित इलाके में पहुंचे। और न केवल ये बल्कि धर्मपुर का 33 केवी, इसके अलावा अवा देवी से लेकर हमारा सीन गांव है जहां तक 45 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, ये भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। जैसे तैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूं कि इन्होंने अपना तुरंत एक्शन लिया और वहां से ही ये सराज के अंदर की जो घटना घट रही थी उसमें ये चॉपर से वहां भी पहुंचे। ये पहले दिन की ही घटना है जिसका मैं जिक्र आपके समक्ष कर रहा हूं। इसके बाद कुल्लू, उन्ना, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा, यहां सब जगहों पे ये सब अब पुनरावृत्ति बराबर हो रही है, लगातार हो रही है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष जी, सवाल जो लंबा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने किया है जिसमें वो 80% बात उन्होंने राहत और पुनर्वास के ऊपर की है। क्या ये जो आपदा आ रही है, ये जो बादल फट रहे हैं, ये जो प्राकृतिक प्रकोप जिसको हम कहेंगे, इसको लेकर क्या किसी और दिन चर्चा होगी? हम इसके ग्रास हो रहे हैं, हम इसका शिकार हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कभी और चर्चा होगी? हम लगातार इसमें फंस चुके हैं। प्रदेश का विकास का पहिया 3 महीने के लिए जहां रुकता है और अगला पहिया जो शुरू होता है विकास का, वो इस पुनर्वास में और राहत में चला जाता है। और सरकार ये हो चाहे वो हो, सवाल ये है कि हम जिस दिशा में इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, जिस बेरोजगारी का मुकाबला करना चाहते हैं, जिस नए आयाम को स्थापित करना चाहते हैं, हम उस दिशा में 3 कदम आगे बढ़ते हैं और यह प्राकृतिक आपदा हमको पीछे धकेलती है। मुझे दुख हुआ, राजनीति की बात नहीं है ये बात। मुख्यमंत्री जी के बाद मेरे क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य मंत्री आए, आदरणीय शांडिल साहब आए, ये भी उस आपदा वाले प्रभावित क्षेत्र के अंदर गए। उसके बाद आदरणीय रेवेन्यू मंत्री जी पहुंचे सराज से और ये मेरे क्षेत्र के अंदर आए। 1.5 दिन घूमे, एक एक जगह को इन्होंने वहां देखा। लेकिन राजनीति का जो दौर मंडी में चला इस आपदा के अंदर, वो पिछले कल जाकर बड़े चरम पे पहुंच गए जब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष धर्मपुर क्षेत्र में आए। आप आपदा में आए लोगों से मिलने और आपने वहां पर हारों का इंतजाम करवाया, आपने वहां पर रैली की, आपने वहां पर जो घटनाक्रम घटा उसके ऊपर कम, जो आज आपने यहां अपनी पीड़ा उद्गार यहां पे रखा उसका भी जिक्र कम किया। आपने यहां तक कहा, अभी 4 बार मैं आपका भाषण बड़े आराम से सुना, आपने 4 बार कहा कि सरकार आपदा नहीं लाती, कोई व्यक्ति आपदा नहीं लाता। लेकिन आपने कल 24 घंटा पहले जनता के बीच में इतने जोश में आप आ गए। हम तो आपसे सीख रहे हैं, हम तो पहली बार आए हैं। इस परंपरा को हम जानना चाहते हैं, आपसे नई परंपरा को समझना चाहते हैं। आपने वहां पर कहा कि यह सरकार आपदा है, आपने मुझे कहा कि विधायक आपदा है। विधायक आपदा कैसे है? इस बात को कभी हाउस के बाहर समझा दें चाहे अंदर समझा दें। हमें मां बाप ने इस दुनिया में लाया, क्या उन्होंने आपदा पैदा कर दी? हम कई बहनें हैं हमारी, हम इतने बड़े समाज के साथ जुड़े हुए हैं, 35-40 हजार जनता का प्रतीक हैं, इस सदन के अंदर आए हैं, क्या हम आपदा का प्रतीक है? आप आपदाग्रस्त हो, आप आपदाग्रस्त हुए हो सराज के अंदर,
क्या मैं उसके ऊपर इस वक्त में व्यक्तिगत टिप्पणी करूं? आपके क्षेत्र के अंदर जाकर आप कहिए जो भी आपको कहना है, लेकिन आप एक संस्थान को, एक व्यवस्था को आप आपदा कहते हो और यहां पे आकर आपकी भाषा बदल जाती है। आप बताएं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप बताएं कि हिमालयन रीजन के अंदर जो पूरा हिमालय है, जो 3500 किलोमीटर की इतने किलोमीटर है, क्या इस आपदा के बारे में पंजाब की विधानसभा के अंदर चर्चा होगी? क्या हरियाणा की विधानसभा चर्चा करेगी कि हर साल की आपदा से हम बाहर कैसे निकलें? जो आप रास्ता हमें बता रहे हो वो राहत और पुनर्वास का है, लेकिन आपदा आई क्यों? क्या ये किसी सेमिनार में, क्या ये किसी सम्मेलन में चर्चा का विषय है? हम लगातार आपदा के अंदर हैं। हिमाचल प्रदेश हिमाचल हम हिमालय का सही प्रतीक हैं, जो इस वक्त में इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, जो पूरी मानवता के अंदर जो होड़ मची है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जो हीट है, जो दिल्ली के अंदर हीट है, जो हरियाणा पंजाब के अंदर हीट है, जो वहां की इंडस्ट्री में, वहां के उद्योगों में, वहां की गाड़ियों में, वहां के उत्पादन में, वहां की कृषि में, वहां के जो खाद्य सामग्री को और तेजी से बढ़ाने के लिए जो वहां पे फेंका जा रहा है, पेस्टिसाइड फेंका जा रहा है, जो वहां का जो खामियाजा है वो मेरा प्रदेश भुगत रहा है। हम पहले ही 1.5 डिग्री तापमान में बढ़ चुके हैं। हमारी कोई गलती नहीं, हिमाचल के बाशिंदों की कोई गलती नहीं, हिमाचल वासियों की 65 लाख की आबादी की कोई गलती नहीं। गलती उद्योगों का बढ़ावा, अंधा जो बढ़ावा दिया गया, जो नीचे से कोयला उठाकर माइनिंग जो अनसाइंटिफिक की गई, जो देश को प्रगति के रास्ते पे ले जाने के लिए जो उसका सबसे ज्यादा जो खामियाजा है वो हिमाचल प्रदेश भुगत रहा है। हम 1.5 डिग्री और 2 डिग्री, मैं नहीं कह रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 का उद्घोष है, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने साइन किया है। वहां भी यही कहा जा रहा है। और 2017 में फ्रांस जैसे छोटा सा मुल्क, उसने कुल्लू के अंदर अपना 70 करोड़ रुपए से रिसर्च के लिए देहरादून के इंस्टीट्यूट को दिया कि जा देखिए कि ये जो हिमालय है ये हिल क्यों रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, 15 मिनट में इतनी बारिश होती है जो बारिश पूरे महीने के अंदर होनी चाहिए एवरेज में, वो 15 मिनट में एक जगह पे हो जाती है। और जितने मर्जी पक्के घर बना लीजिए, जितने मर्जी डंगे लगवा लीजिए, जितनी मर्जी चैनलाइजेशन करवा लीजिए, जितना मर्जी के अंदर पैसा दे दे, माननीय मुख्यमंत्री जी 7 लाख दें, माननीय मुख्यमंत्री ने इस बार तो मक निकालने के लिए पैसा, क्वार्टरों में रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए 5,000 रुपये मार्च 2026 तक दे दिया, 55,000 रुपया गाय और भैंस के मुआवजे के तौर पे दे दिया, गौशाला के लिए 50,000 रुपये दे दिया। एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन क्या मात्र राहत और पुनर्वास से हिमाचल प्रदेश में जो पुनर्वृत्ति हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इतनी हीट, बेमौसमी बारिश इतनी है, बेमौसमी बारिश इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कि कितनी रातें गांव के अंदर लोग पूरी रात जागते हैं, कितने बच्चे स्कूलों में जाने से वंचित हो गए हैं, कितने आंगनवाड़ी केंद्र बंद पड़े हैं, कितने रास्ते बंद पड़े हैं। अध्यक्ष जी, जो इस वक्त की स्थितियां हैं, उन स्थितियों को लेकर 1-2 बातें और भी कहना चाहता हूं कि हमें भारत की सरकार से, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पहले दिन ही इनका बयान आया है, 1 तारीख को 2 तारीख को शिमला पहुंचकर बयान आया है। उस बयान में बड़ा साफ था कि केंद्र सरकार, जो यहां 3 और 4 तारीख को केंद्रीय टीम पहुंची, मेरे धर्मपुर क्षेत्र से इसने दौरा शुरू किया और ये टीम सराज गई, ये टीम करसोग गई और उसके बाद दूसरी टीम आई। ठीक है, अच्छी बात है। जो हमने उनसे टीम से बात की, मैं खुद उस टीम के साथ घूमा,
उन्होंने कहा कि देखिए हमारी लिमिटेशन है, हम केवल राहत और पुनर्वास को ही देखते हैं। मेरा आग्रह है, नेता प्रतिपक्ष भी यहां बैठे हैं, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी यहां हैं, मेरा आग्रह है वो वैज्ञानिकों की टीम, वो साइंटिस्ट लोगों की टीम जिनके इस पे अध्ययन है, शोध है, वो टीम आनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर और हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां पे लगातार ये आपदा आ रही है, उनके अनुभवों के आधार पर इस बात की स्टडी हो। इसकी स्टडी होने का समय आया है और मैं कहूंगा जितना पैसा आप राहत और पुनर्वास में लगा रहे हो, उसने उस पैसे से आधे पैसे में आपको भविष्य की योजना को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका हिमाचल प्रदेश दे रहा है। इस देश के क्लाइमेट में अगर हिमाचल बिगड़ेगा तो पंजाब भी नहीं बचेगा। जिस तरह की बाढ़ आ रही है, मैं मुझे माननीय मेरे दोस्त इंदौरा के हमारे विधायक राजन जी कह रहे थे और ये बात सत्य है, अब जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है मिट्टी सूख रही है, अचानक धड़ाम करते पूरा का पूरा घर गिर रहा है, जिसमें ना कोई बारिश है ना जिसमें कोई और वजह है। और वो कह रहे थे, जिस तरह चौधरी साहब मुझे कह रहे थे सुबह कि आज अब जो नदी का स्तर है वो एकदम से बढ़ रहा है और जो सड़क उसके किनारे के जो तट तोड़ता हुआ घरों को तोड़ रहा है। ये हमारे माननीय विधायक जी राजन जी कह रहे थे सुबह तीन मंजिली घर इनके क्षेत्र के अंदर कल टूटा है, सूखे में टूटा है। हम भारी गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं, हम भारी बर्फबारी का प्रकोप झेल रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश क्लाइमेट चेंज के दौर का सबसे बड़ा इस वक्त शिकार हो चुका है और ये सदन इसके ऊपर गंभीर विचार करे और ऊपर से आपदाएं। मैं जयराम जी को कहना चाहता हूं, आदरणीय, आप हमारे बड़े आदरणीय हैं और सम्मानित हैं। आपदा मैं नहीं हूं, आपदा है जो एजेंसी मॉर्च की इस वक्त में सरकाघाट क्षेत्र के अंदर काम कर रही है, मंडी के अंदर काम कर रही है, धर्मपुर क्षेत्र के अंदर काम कर रही है, जो एनएच की जो कंपनियां शिमला से लेकर परमाणु तक काम कर रही हैं, कांगड़ा से शिमला काम कर रही हैं, बिलासपुर से शिमला काम कर रही हैं। आपदा वो हैं, आपदा वो हैं। आप अपने भाषण में नाम नहीं लेते हो कि दिल्ली के अंदर कहीं डांट ना पड़ जाए। मुझे कहना है इसके ऊपर, मुझे ये कहना है उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर 50 किलोमीटर रोड है, उसमें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, मैंने 6 दिन इस 22 जून से लेकर 28 जून तक 6 दिन लगातार 50 किलोमीटर जितना एनएच मेरे क्षेत्र से गुजरता है, मैं एक एक घर में गया, एक एक पॉइंट में गया, पैदल चला हूं, गाड़ी छोड़कर चला हूं। और ये 2 दस्तावेज हैं मेरे पास और ये मैं टेबल पे रखना चाहता हूं। ये जो कंपनी एनएच की कंपनी है, एक में 91 मुद्दे हैं, 91 मुद्दे हैं और एक में 92 मुद्दे हैं और एक एक व्यक्ति का एक एक टेलीफोन नंबर इसके ऊपर अंकित है। ये कंपनी क्या कर रही है, अभी माहौल जब बिगड़ा तो इन्होंने कहा जी हम तो गावर नहीं करेगा काम, हम इसको सूर्या को देते हैं। अरे हमें बेवकूफ बना रहे हो आप, इस हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से चलते फिरते ठेकेदारों को लाए हैं जो डंगे लगे हैं एनएच के अंदर। एक डंगा टिकने का ना एक महीने से ज्यादा नहीं टिकता। हम लोगों के बुजुर्गों ने ये जो रोड, जब जेसीबी 90 से पहले जेसीबी नहीं थी, हमारे दादाओं ने, हमारे नानाओं ने, हमारे पुरखों ने गैंतियां और झबड़े लगे लेकर ये सड़कें बनाई हैं, आज भी टिकी हुई है, आज भी वो टिकी हुई हैं सड़कें। हमें किसी के मोहताज नहीं है हम लोग कि तुम्हारे हरियाणा और पंजाब के जो ठेकेदार आए हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष महोदय से, आप बोलोगे असर होगा। अनुराग जी बोले अभी, असर इतना कर हुआ कि कंपनी ने कहा कि अब हम सूर्या से नहीं करवाएंगे, अब हम मूल कंपनी को लाओगे। अब 2.5 साल तुमने बिता दिए, जनता की ऐसी तैसी कर दी, पूरे प्रोजेक्ट बिगाड़ दिए। आज भी आदरणीय जयराम जी गए, परसों कल धर्मपुर थे,
वहां नहीं गए जहां पर मुख्यमंत्री जी गए, जहां पर आदरणीय नेगी जी गए, जहां पर हमारे नेता स्वास्थ्य मंत्री गए, वहां नहीं गए। इन्होंने वहीं बुला लिया मंच के ऊपर सारे पीड़ितों को। मुझे मालूम है। तो वहां एक शब्द नहीं बोला कि 42 किलोमीटर रोड की हालत यह है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 10वां हिस्सा तो दे दो, सुबह शाम 7 बजे तक रोड 12 घंटे खुला रहता है और 12 घंटे मेरा रोड धर्मपुर से सरका घाट एम्बुलेंस रोड भी बंद रहता है। और जिस खतरे में लोग चलते हैं भगवान मालिक है। पूरी की पूरी बस 4 दिन पहले पूरी की पूरी बस उस मलबे के अंदर दब गई। बड़ी मुश्किल से लोगों को बाहर निकाला गया, नहीं तो 24 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। ये हालत इस वक्त के अंदर वहां की है। मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं, पीडब्ल्यूडी का बहुत नुकसान इस एनएच ने हमारे बाकी रोडों का किया है। जल शक्ति की पूरी स्कीम में तबाह कर चुका है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन सरका घाट भी, दिलीप जी आप नहीं बोल पाओगे, मैं बोल रहा हूं, आप नहीं बोल पाओगे। सरका घाट धर्मपुर बिजली की हालत खराब है। हमारे एग्रीकल्चर लॉस इतना हो चुका है, पानी का कोर्स ही बदल दिया गया है। मंडी तक की बात बता रहा हूं, जहां से पानी बहता था अब वो नालियां बंद हो गई, नए कोर्स पैदा कर दिए गए हैं, जिससे पूरी की पूरी कम्युनिटी खतरे में आ चुकी है। जिसका जिक्र मैं ये जो आपके समक्ष इस हाउस के अंदर मैं टेबल कर रहा हूं, इन रिपोर्ट्स को, इनको रिकॉर्ड पे लिया जाए और इन कंसर्न कंपनी को जिस भी तरह से आप बुला सकते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन भैंसों के गायों के ऊपर चढ़ने उतरने के सारे रास्ते बदल दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं गांव के अंदर। ये स्थितियां इस वक्त की हैं। पीएचसी चोलथरा, हमारा जल शक्ति सेक्शन चोलथरा पूरी तरह से बंद है इस कंपनी के काम से। कुएं बॉडियां सारी बदल दी गई हैं, भर दी गई हैं पानी से। और पाटछू ब्रिज जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजिट किया, पाटछू ब्रिज अपने आप में एक नई साइट पैदा हो गई। 2.5 करोड़ रुपए का अपना इस कंपनी का नुकसान हो गया, पूरा का पूरा ब्रिज बह गया। तो ये स्थितियां इस वक्त के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर हुई हैं। मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूं। एक 2021 और 2022 में ओएनजीसी कंपनी, ऑयल नेचुरल गैस कंपनी भारत सरकार, ये मेरे क्षेत्र धर्मपुर के अंदर भेजी गई और इसने 125 एक रात के अंदर ब्लास्टिंग की है। उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 5 पंचायतें जिसमें धर्मपुर है, बरौरी है, डिडलू, रियूर, बनाल, हमारा सेठी विलेज, ये जो गांव गया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा, ये जो गांव गया ये चुनने का पत्थर इसके नीचे था। और वहां पर अब ये पूरा जब गांव चला गया, अब जो वहां पर दुर्गंध आ रही है वो गैस निकल रही है उस गांव के उसके नीचे से। और ये ओएनजीसी के द्वारा किए गई ब्लास्टिंग है। जब 23 के अंदर आदरणीय हर्ष जी हमारे वहां गए थे, उस गांव के अंदर गए थे, तो वहां पर औरतों ने इनसे कहा, बुजुर्गों ने कहा कि ये बारिश का किया हुआ नुकसान नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो बसावट दी वो बसावट इतनी गलत नहीं थी कि वो बसावट में गांव के गांव उतरते। ये कहीं ना कहीं मानवीय हस्तक्षेप हुआ है और इस हस्तक्षेप को हम अननोटिस्ड कर रहे हैं, हम इसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, लोक निर्माण मंत्री भी यहां बैठे हैं, ये जो एक कंपनी मॉर्थ की और दूसरा ओएनजीसी, इनके द्वारा किए गए शोधों को जनता के बीच में सार्वजनिक किया जाए। और भविष्य में कहीं पर भी, मैं तो हिमाचल प्रदेश कहना चाहता हूं, पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर वहां का विधायक, वहां के पंच, वहां की ग्राम सभा किसी भी तरह की ब्लास्टिंग करनी हो, चाहे वो टनल बनानी हो, चाहे वो कुछ किसी भी तरह का काम करना हो, जो वहां का जो लोकल प्रतिनिधि है उसका जो अनुभव वहां का है उसको मद्देनजर रखते हुए, जब तक वो एनओसी ना दे, जब तक वो बोले ना, तब तक हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी तरह की खनन और किसी भी तरह की टनल, किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क्स जो कि हमारी इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दे, जो हमारी बेसिक नेचर को डिस्टर्ब करे, उसके प्रति ये बंद होना चाहिए। 2-3 बातें और भी कहना चाहता हूं, वो ये है कि
एक तो इस आपदा की घड़ी में एक आपदा और दी। ये सामने वाले भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक कहेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कहेंगे तो मुझे तो कहना है। एक नई नोटिफिकेशन आ गई 5-6 दिन पहले ही आगे पंचायती राज मंत्री जी भी यहां बैठे, मैंने इनसे व्यक्तिगत तौर पे जिक्र किया। नोटिफिकेशन भारत सरकार की है। ये आपदा में और आपदा, ये है जयराम जी वो आपदा जिसकी बात आपको करनी चाहिए। ये है कि अब डंगे नहीं लगेंगे, अब कलवटें नहीं लगेंगी, अब डंगे नहीं लगेंगे, पक्के रास्ते नहीं होंगे। ये भारत सरकार ने बोल दिया कि मनरेगा के तहत जो डंगे लगने चाहिए, जो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी आपने ये पिछली बार 23 के अंदर 1-1 लाख रुपए डंगों के लिए दिलवाया, बड़ी राहत मिली थी। 1100 करोड़ रुपया जिसके तहत हम लोगों को मिला था, राहत थी। और इस बार बड़ा वॉल्यूम है, इस बार का डिजास्टर बहुत बड़ा है। क्या इस बार ये किसने नौटंकी कर दी, ये किसकी चाल चली, ये क्या भारत सरकार के अंदर? और मुझे खेद है कि जो पहला डेलीगेशन भारत सरकार का मेरे क्षेत्र में आया, सराज में गया, करसोग में गया, बाकी जगहों पे गया, उसमें रूरल डेवलपमेंट के अधिकारी भी थे, उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था रूरल डेवलपमेंट का। और उस रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी साहब को यह समझ नहीं आया कि रास्ते खत्म हो गए, इनकी गौशालाएं खत्म होगी। हमारे गौशालाएं भी इसी रूरल डेवलपमेंट के मनरेगा के तहत बन जाती थी, हमारे रास्ते बन जाते थे, हमारे डंगे बन जाते थे, हमारी बॉडियां बन जाती थी। और जनता का ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा 2005 से लेकर चल रही योजना थी, जिसका गला जो है इसी डिजास्टर में घोटा जा रहा है। इसको लेकर आप लोगों को भी कहना चाहिए, ये एक जनता का मसला है। अब अंत में 2 बड़े डिजास्टर हुए हैं, 2 डिजास्टर। एक तो ये है कि हमारे यहां पर एफआरसी के तहत अब जो मिलना चाहिए, जिसकी बात किए बिना ये राहत पुनर्वास नहीं हो पाएगा। आप जितना मर्जी पैसा दे दो, 2000 एफआरए और एफसीए, आप जितना मर्जी पैसा दे दो, आप कहोगे कि जी 7 लाख रुपए दिया, हम भी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 लाख रुपए दिया, लेकिन 3 लाख गया, बाकी 4 लाख लगा ही नहीं। लगता कहां से? गांव के जो एजिज हैं, पंचायतों के जो बिल्कुल बाहर के गांव का जो बाहर का इलाका है, इन इलाकों के अंदर हमारा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, हमारा बिल्कुल गरीब आदमी, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और उसके पास जमीन ही नहीं है। वो जमीन कहां से होगी? जमीन उसके पास है ही नहीं थी, और वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। और जब कागज उसके पास जमीन के नहीं है, तो 7 लाख रुपया खर्च करने का पात्र भी वो नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। और जब वो नहीं है तो ये मामला फिर केंद्र सरकार की तरफ को जाता है। केंद्र सरकार में अभी तक तो कोई जू रेंगी नहीं, पिछले 2 सालों के अंदर तो हम देख नहीं रहे। माननीय मुख्यमंत्री बार बार आग्रह कर रहे हैं, इस बार अभी मेरे बोलने से पहले नेता प्रतिपक्ष भी यही कह रहे थे, हम भी यही कह रहे हैं, हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं एक तरफ 1 बीघा, जिसकी बात माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि 1 बीघा जमीन जंगलात भूमि में से जिसका प्रयोग वो किसी ना किसी बहाने करता है, चाहे वो चारे के लिए करता है, चाहे वो किसी अपने कार्यों के लिए करता है, वो उसी भूमि को मांग रहा है। एक दूसरी आपदा वो आ गई जो हाई कोर्ट ने बोल दिया 163 के अंदर कार्रवाइयां होंगी, एक बड़ी लंबी झड़ी लगेगी। ये भी आदरणीय राजन सुशांत जी के वक्त का चला हुआ मसला अब जाके पूरा बोतल से बाहर निकल के आ गया। और ये इसने आपदा पे और आपदा लाई, इसने और आपदा लाई। कितने लोग एफिडेविट दे के बेचारे ऐसे भरोसे पर बैठ गए कि हम पर बड़ी सरकार कृपा कर रही है, उस वक्त की तत्कालीन सरकार। और अब 22 साल का 23 साल के बाद अचानक वो एक नई आपदा में जाने वाले हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसको किए बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एनवायरमेंटल चाहे मिटिगेशन, चाहे हम रिलीफ, चाहे क्लाइमेट चेंज, किसी भी तरह से इस आपदा का भाषण पढ़कर यहां बोले, जैसे मर्जी बोले, लेकिन इतना जरूर है, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, हम इस वक्त में क्लाइमेट चेंज और के दौर में हिमाचल प्रदेश फंस चुका है, और शिकार हम उस चीज के हुए हैं जहां पर हमारी कोई गलती नहीं है। हमने कहीं पर भी ये गलती नहीं की। ये गलती बहुत विकसित हुए संसाधन युक्त लोगों के द्वारा
संस्थाओं के द्वारा, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, मुनाफाखोरों के द्वारा हुई है। और मानवता अगर इस वक्त में त्राही त्राही पर है तो हिमाचल प्रदेश है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक अलार्म के तौर पे कहा है, और माननीय मुख्यमंत्री उस पे संवेदन है। और ये जो नेचुरल खेती, हरित हिमाचल, ग्रीन हिमाचल की बातें हुई हैं, ये इसी दिशा में आगे हमको ले जाएंगी। पुनः मैं अंत में, आपने मुझे बोलने का समय दिया, और मैं चाहता हूं जो संवेदन हम हाउस के अंदर दिखाते हैं, जब हम पब्लिक मीटिंग के अंदर भी इस तरह की बातें करें तो कृपया इस तरह का एक लकीर जरूर खींच लें, अन्यथा मर्यादाएं और ये जो परंपराएं हैं इनको टूटने में कोई बड़ा समय नहीं लगता है। आपने मुझे मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद।